जय हिंद साथियों, नमस्कार, सुप्रभात। कैसे हैं आप? मैं आपका दोस्त देवदत्त मिश्रा आपके अपने चैनल कोचिंग जंक्शन पर प्रतिदिन की तरह आज भी लेकर आया हूं करंट अफेयर की सीरीज। सुबह के 7 बज गए हैं। जो लोग अभी तक करंट अफेयर की सीरीज से नहीं जुड़ पाए हैं उनको जल्दी से शेयर कर दीजिए लिंक, जुड़ जाइए। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन को जरूर दबा लें। इससे क्या होगा, जब भी कोई नया वीडियो आएगा आपको तुरंत जानकारी मिल जाएगी। ठीक है, तो इस करंट अफेयर की सीरीज को चलिए शुरू करते हैं इस हेडलाइन के साथ, इस न्यूज़ के साथ। न्यूज़ है ईरान को लेकर के। ईरान को लेकर के न्यूज़ क्या आई है? ईरान को लेकर के न्यूज़ आई है कि ईरान ने अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को, ध्यान दीजिएगा, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को एक समझौते के तहत उसके परमाणु कार्यक्रम तक सीमित पहुंच की इजाज़त दे दी है। ठीक है ना। अब आपको लग रहा होगा कि न्यूज़ बहुत टफ है। भैया टफ तो है, लेकिन इसको आप जब तक टैकल नहीं करेंगे तब तक आप परीक्षा में हल कैसे करेंगे? परीक्षा में इसी से संबंधित आपसे प्रश्न पूछा जाना है। तो इस टफ न्यूज़ को थोड़ा सा देखिए, निकालिए, मुद्दा क्या है, इसके पृष्ठभूमि में जाइए, इसके अंदर घुसिए, एनालिसिस करिए, क्या वजह है, क्यों जो है ईरान ने जो है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच की इजाज़त दी है, क्यों सीमित जांच की इजाज़त दी है, क्या वजह रही है, ईरान के ऊपर क्या दबाव है, अमेरिका ईरान संबंध क्या है। थोड़ा सा जो है आपको पृष्ठभूमि में जाना चाहिए और तब हम इस पर आएंगे कि अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है, जो सीधा आपके लोअर लेवल के एग्जाम्स में पूछा जाता है। ठीक है ना। हायर लेवल के एग्जाम्स में तो इसकी एनालिसिस पूछी जाएगी, लोअर लेवल के एग्जाम्स में जो है आपसे पूछा जाएगा कि इसका मुख्यालय वगैरह कहाँ है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी क्या है। तो जब भी ईरान का मतलब आता है तो इसको आप कम से कम जो है 2-3 संदर्भों में देखिए। ठीक है ना। ईरान की बात हो रही है तो पहले आप जान लीजिए कि ईरान है कहाँ। चलिए हम ईरान को जो है केंद्रित कर लेते हैं, मैप में देख लेते हैं कि ईरान भारत के मैप से किधर है। ठीक, ये ईरान का जो है मैप है, देख रहे होंगे। और आप थोड़ा सा देखेंगे भारत के संदर्भ में तो आप पाएंगे ये है भारत का मैप। इस मैप के इस दिशा में, ये कौन सी दिशा है आप जानते हैं ना, दिशाओं का ज्ञान आपको है। ऊपर वाली दिशा को क्या कहते हैं आप? ऊपर वाली दिशा को उत्तर कहते हैं। नीचे वाली दिशा को क्या कहते हैं? दक्षिण कहते हैं। इधर वाली दिशा को क्या कहते हैं आप? पूरब कहते हैं। और इधर वाली दिशा क्या कहते हैं? पश्चिम। यानी ईरान की अवस्थिति आप देखेंगे तो यह भारत के इधर, इधर कहने का मतलब पश्चिम दिशा में इसकी अवस्थिति है, पश्चिम और थोड़ा सा उत्तर दिशा में इसकी अवस्थिति है। ठीक है ना। अब ईरान को लेकर के चर्चा हो रही है तो आप देखिए क्या भारत ईरान संबंध कैसे है, ईरान का अमेरिका के साथ क्या संबंध है, क्यों ईरान चर्चा में लगातार बना हुआ है। ठीक है ना। ईरान चर्चा में क्यों लगातार बना हुआ है, ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध अमेरिका ने लगाया है, उसके पीछे क्या वजह है। ठीक है ना। तो इसको जानिए कि ईरान और अमेरिका पहले रिश्ते को समझ लीजिए। ठीक है ना। ईरान और अमेरिकी रिश्ते को आप समझ लीजिए। ये समझ लीजिए कि अमेरिका जो है ईरान से इतना ज़्यादा नाराज क्यों है, या अमेरिका के पिछले राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जो है इस ईरान पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगा दिए थे। ठीक है ना। इस पर आर्थिक प्रतिबंध क्यों लगा दिए थे, क्यों इसका जो है भारत से भी व्यापार लगभग बंद हो गया है। ठीक है ना। भारत के साथ भी लगभग व्यापार क्या हो गया है, बंद हो गया है। ईरान के लिए भारत के लिए ईरान क्यों जरूरी है? तो ईरान और अमेरिका, ठीक है ना, दोनों की दुश्मनी का अगर मूल एनालिसिस खोजेंगे, मूल कारण आप खोजने जाएंगे कि दोनों की दुश्मनी की वजह क्या है, तो आप एनालिसिस करने पर पाएंगे कि दोनों की दुश्मनी का वजह है ईरान की महत्वाकांक्षा। कैसी महत्वाकांक्षा? कि हम परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। ठीक है ना। परमाणु शक्ति संपन्न देश बने। ठीक है ना। परमाणु शक्ति संपन्न देश का मतलब यह है कि हमारे पास क्या हो, एटम बम भी हो और ज़रूरत पड़ने पर हम इसका शांतिपूर्ण उपयोग भी कर सकें, न्यूक्लियर रिएक्टर वगैरह भी हमारे पास हो। ठीक है ना। दूसरी जो वजह है, न्यूक्लियर रिएक्टर अगर आप लगा रहे हो तो ये दुनिया के लिए किसी चिंता का विषय नहीं है। ये अच्छा कदम है कि आप परमाणु ऊर्जा का उपयोग कर रहे हैं। ठीक है। लेकिन पूरी दुनिया के लिए जो चिंता का विषय बनता है वो बनता है खतरनाक परमाणु हथियार। ठीक है ना। क्योंकि आप जानते हैं कि परमाणु बम इतना खतरनाक होता है कि अगर किसी क्षेत्र पर आप मतलब कहीं किसी शहर को जो है कहीं किसी शहर के ऊपर छोड़ दिया जाए तो पूरा का पूरा शहर जो है तबाह हो जाता है। अब ईरान को वैसे भी जो है
यह नहीं होने देना चाहिए कि वह परमाणु बम विकसित करे। लेकिन आप भारत के संदर्भ में देखेंगे तो भारत के पास स्वयं परमाणु बम है। परमाणु बम रखना क्यों जरूरी है? परमाणु बम रखना देशों को इसलिए जरूरी लगता है ताकि हमारे अंदर डिटरेंस हो। डिटरेंस कहने का मतलब ये हो कि लोग डरें, ठीक है ना। इसको कहते हैं प्रतिरोधक क्षमता। क्या बोलते हैं? हिंदी में बोलते हैं प्रतिरोधक क्षमता। जैसे समझिए, आपके पड़ोसी को अगर पता हो जाए कि आपके घर में भयंकर वाला जो है कट्टा है, पिस्टल है, तो आपके सामने जो है लाठी चलाने से एक बार पहले सोचेगा कहीं आप पिस्टल न निकाल लाए, ठीक है ना। ये छोटा संदर्भ है। ठीक उसी प्रकार से जो बड़े अंतर्राष्ट्रीय देश हैं उन सब की महत्वाकांक्षा रहती है कि हमारे पास क्या हो? एटम बम हो, ठीक है ना। एटम बम हो तो पड़ोसी देश क्या होंगे? हमसे डरेंगे, हमारे ऊपर अटैक करने की या हमसे आंख दिखाने की कोशिश नहीं करेंगे, क्योंकि पता होगा कि हमारे पास भी एटम बम है, ठीक है ना। जरूरत पड़ने पर क्या कर देंगे? छोड़ देंगे, जो उखाड़ना हो उखाड़ लीजिएगा। तो ईरान की भी जो है चाहत ये है कि इस पूरे गल्फ कंट्री में, इस पूरे गल्फ रीजन में, ये जो क्षेत्र है गल्फ रीजन कहलाता है, खाड़ी क्षेत्र कहलाता है, ठीक है ना। यहाँ से लेकर के जो यहाँ का क्षेत्र है वो क्षेत्र क्या कहलाता है? उस क्षेत्र को हम कहते हैं खाड़ी, ठीक है ना। खाड़ी का क्षेत्र कहलाता है। तो वह चाहता है कि इस पूरे क्षेत्र में अपना वर्चस्व कायम रखने के लिए हमारा परमाणु शक्ति संपन्न देश होना जरूरी है, हमारे पास परमाणु बम की क्षमता होना जरूरी है। और अमेरिका को डर लगता है कि अगर ईरान के पास परमाणु बम हो जाएगा तो इधर की उसकी पूरी इंटरनेशनल पॉलिटिक्स क्या हो जाएगी? बिगड़ जाएगी। और अमेरिका को ईरान से भी क्या होगा? डरना पड़ेगा। कभी अमेरिका ईरान की दुश्मनी आई, क्या पता चला कि ईरान ने जो है एक मिसाइल पर परमाणु बम लगा करके छोड़ दिया, इस तरफ से या इस तरफ से जो है अमेरिका पर पहुंच गया। इसलिए अमेरिका चाहता है कि ईरान परमाणु बम न बनाए, लेकिन ईरान चाहता है कि हम अपनी राष्ट्रीय सुरक्षा को मजबूत करें और क्या करें? डिटरेंस हासिल कर लें, मतलब प्रतिरोधक क्षमता हासिल कर लें, जिससे हमारी तरफ किसी भी विदेशी शक्ति को आंख दिखाने की हिम्मत न पड़े। लेकिन यही क्या हो गया है? यही मुद्दा बन गया है। अमेरिका ने चेतावनी दी कि आप जो है इसको परमाणु कार्यक्रम को बंद कर लीजिए। ईरान नहीं माना, ठीक है। ईरान कहीं न कहीं चोरी छिपे जो है बनाता रहा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने उस पर क्या लगा दिया? आर्थिक प्रतिबंध लगा दिया, क्योंकि आप जानते हैं कि वैश्विक व्यापार जो है वो सब जो है डॉलर केंद्रित मुद्रा है, ठीक ना। जो भी इंटरनेशनल व्यापार होता है ज़्यादातर डॉलर्स में होता है। अब अमेरिका ने प्रतिबंध लगा रखा है डॉलर पर कि डॉलर का हम एक्सचेंज नहीं होने देंगे अगर पा गए कि क्या ईरान के साथ किसी ने व्यापार किया है, तो बड़ी मुश्किल हो गई। भारत को भी ईरान से व्यापार क्या करना पड़ा? रोकना पड़ा। भारत के लिए सुविधा यह थी कि भारत की जस्ट आप देखेंगे तो बगल में ही है, थोड़ा सा एक्सटेंडेड पड़ोसी है, थोड़ा सा पड़ोसी ही है, थोड़ा सा दूरी पर स्थित पड़ोसी है। तो ईरान से जो है भारत को सस्ता तेल मिल जाता था। तो भारत ये चाहता है कि भारत और ईरान संबंध मजबूत बना रहे, लेकिन उसके पीछे एक वजह यह भी है कि भारत और ईरान संबंध मजबूत तभी बनेंगे जब ईरान और अमेरिका के संबंध क्या हो? अच्छे हो। क्योंकि भारत और अमेरिका के भी संबंध क्या है? ठीक ठाक है। तो अमेरिका जो है दबाव डालता है भारत पर कि आप ईरान के साथ संबंधों को तोड़ लें, ठीक ना। लेकिन ये स्थिति जो है अब सुधर रही है। अब जो है वहाँ डोनाल्ड ट्रंप सत्ता से बाहर चले गए हैं अमेरिका में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप चुनाव हार गए हैं, वहाँ नए राष्ट्रपति आ गए हैं। जानते हैं आप जोसेफ बिडेन या जो बिडेन शॉर्ट फॉर्म में कह लीजिए। जो बिडेन अमेरिका के नए राष्ट्रपति आ गए हैं। वो जो है चाहते हैं कि ईरान को फिर से जो है कुछ दबाव डाल करके, कुछ जो है लालच दे करके उसका परमाणु कार्यक्रम रुकवाया जाए, ठीक ना। ईरान का परमाणु कार्यक्रम रुकवाया जाए। तो ईरान ने प्रपोजल क्या दिया? ईरान ने प्रपोजल दिया इस सब चीज़ को देखते हुए, क्योंकि ईरान का भी घाटा हो रहा था। भाई ईरान का पूरा व्यापार प्रतिबंधित हो गया है, ईरान किसी विदेशी देश के साथ व्यापार नहीं कर पा रहा है, तो ईरान को भी बड़ा नुकसान उठाना पड़ रहा है। तो ईरान ने क्या किया है? अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को सीमित जांच की जो है अनुमति दी है, ठीक है ना, कि आप आइए और जांच कीजिए कि ईरान जो है परमाणु बम नहीं बना रहा है, बल्कि वह न्यूक्लियर रिएक्टर के लिए काम कर रहा है, मतलब परमाणु का जो है शांतिपूर्ण तरीके में उपयोग करेगा, ठीक है ना। हालांकि मंशा से सब परिचित है कि वह कहीं न कहीं एटम बम बनाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन फिर भी जो है उसने क्या किया? IAEA को आमंत्रण दे दिया। यानी वह अमेरिका को संकेत दे रहा है,
ठीक है ना, किसको संकेत दे रहा है? अमेरिका को संकेत दे रहा है कि आइए हम लोग आपस में एक परमाणु डील करते हैं, ठीक है ना। क्या करते हैं? परमाणु डील करते हैं, ठीक है ना, एटॉमिक डील करते हैं। तो संभावित है कि अमेरिका में जो है निजाम बदल चुका है, जोसेफ बिडेन वहाँ के राष्ट्रपति हो चुके हैं। तो हो सकता है कि ईरान और अमेरिका जो है फिर से परमाणु डील में शामिल हो जाएं और ईरान कुछ वक्त के लिए क्या करे, वह अपना परमाणु बम विकसित करने का कार्यक्रम क्या कर दे, बंद कर दे, ठीक है ना। भाई जब आप इजाज़त देंगे अंतर्राष्ट्रीय ऊर्जा परमाणु ऊर्जा एजेंसी को जांच करने की, तो जाहिर सी बात है आप अपना परमाणु बम बनाने का कार्यक्रम क्या करेंगे, थोड़ी दिनों के लिए, कुछ दिनों के लिए रोकेंगे। तो इससे क्या होगा, ईरान को जो है थोड़ा सा आर्थिक छूट मिल जाएगी और वह क्या करेगा, अपने आप को आर्थिक रूप से थोड़ा सा मजबूत बना लेगा। भारत के पक्ष में भी यह माहौल है, क्योंकि भारत फिर से ईरान के साथ क्या कर देगा, तेल का लेन देन शुरू कर देगा और ईरान से भारत को जो है सस्ता तेल मिल जाता है, ठीक है ना, सस्ता तेल मिल जाता है। इसलिए भारत और ईरान के बीच संबंध तकरीबन मधुर ही है, ठीक है ना, क्योंकि ईरान को जरूरत पड़ती है तो भारत से यहाँ जो है चावल वगैरह या फिर जो भी चीज़ें मिलती है भारत से मिल जाती है, और भारत को क्या चाहिए, सस्ता तेल चाहिए, तो वो ईरान से मिल जाता है, ठीक। तो आपने यह जाना कि अमेरिका और ईरान की दुश्मनी का मुख्य कारण क्या था, एटम बम था, ठीक है ना। और भारत और ईरान की दोस्ती का मुख्य कारण क्या है, सस्ता तेल है, ठीक है ना। बिना स्वार्थ के कहीं दोस्ती या दुश्मनी होना बड़ा मुश्किल काम है, ठीक है ना। निस्वार्थ भाव से प्रेम होना बड़ा ही कठिन काम है। और इतना आपने परिदृश्य समझा कि ईरान अमेरिका परमाणु बम क्या ये सब मतलब है। अब थोड़ा सा ईरान के बारे में जान लीजिए, थोड़ा सा, ठीक ना। ईरान के बारे में और क्या जान लीजिए, ईरान के बारे में जान लीजिए। आपने मैप देख लिया कि ईरान की अवस्थिति भारत से कैसी है, भारत से पश्चिम में है, ठीक ना। भारत और ईरान के संबंध मधुर ही है कह लीजिए इस समय तक। और ईरान जो है, ईरान का चाबहार बंदरगाह है, वह भारत विकसित कर रहा है, ठीक ना। ईरान का चाबहार बंदरगाह को विकसित कर रहा है, भारत विकसित कर रहा है, ताकि इस बंदरगाह की सहायता से जो है भारत की पहुंच कहाँ तक हो सके, भारत की पहुंच हो सके जो है रूस के पश्चिमी शहरों तक। अभी रूस तक जाना होता है भारत को, तो रूस तक जो है भारत इस रास्ते से जाता है, यानी दूरी तय करके जाता है। तो जब ये इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ कॉरिडोर बन जाएगा तो भारत की जो है सेंट पीटर्सबर्ग वगैरह की जो है जो दूरी है वो हल्की पड़ जाएगी, ठीक ना। और अब आप यहाँ आए ही हैं तो कुछ और बगल के देशों का भ्रमण कर लीजिए, बगल के कुछ और देशों को देख लीजिए, और कौन कौन से देश इस समय मौजूद है। इसको आपने जाना कि यह क्या है, ईरान है, ठीक है ना। ईरान की राजधानी क्या है, आए हैं ईरान तो इसकी राजधानी भी नोट कर लीजिए, ईरान की राजधानी तेहरान है। ईरान से थोड़ा सा इधर आप देखेंगे तो ये जो एक देश है, इस देश का नाम है यूनाइटेड अरब अमीरात, ठीक है ना। मैं थोड़ा सा मैप को और जूम कर दे रहा हूँ, ठीक है ना, मैप को क्या करते रहा हूँ और जूम कर दे रहा हूँ ताकि आप समझ सकें, इस पूरे गल्फ रीजन को समझ सकें, ठीक है ना। तो ईरान की राजधानी आपने जाना तेहरान है। ये जो छोटा सा देश है, इस देश का नाम है यूएई। यूएई का मतलब होता है संयुक्त अरब अमीरात। और इसकी राजधानी क्या है, इसकी राजधानी है अबू धाबी। क्या राजधानी है, अबू धाबी। आप लोगों के अड़ोसी पड़ोसी देशों में लोग, अड़ोसी पड़ोसी गाँव में लोग प्राय दुबई बहुत जाते होंगे। तो जो दुबई है ना, वो यूएई का ही एक शहर है, ठीक है ना। दुबई कहाँ है, यहीं बसा एक शहर है, कहाँ है, संयुक्त अरब अमीरात में। दुबई सऊदी अरब में नहीं है, सऊदी अरब एक अलग राज्य है, बड़ा सा मुस्लिम कंट्री है सऊदी अरब। सऊदी अरब का दुबई से कोई खास संबंध नहीं, क्योंकि दुबई कहाँ पड़ता है, दुबई पड़ता है संयुक्त अरब अमीरात में। संयुक्त अरब अमीरात की राजधानी क्या है, अबू धाबी है, ठीक है ना। दुबई क्या है, दुबई संयुक्त अरब अमीरात का एक शहर है। सऊदी अरब ये है, और सऊदी अरब की जो राजधानी है, सऊदी अरब की राजधानी है रियाद। इस बात को मेंटेन कर लीजिएगा, ठीक है ना। सऊदी अरब की राजधानी क्या है, रियाद है। इधर आएंगे तो आप पाएंगे ये जो देश है इसको बोलते हैं इराक, और इराक की राजधानी क्या है, बगदाद है, ठीक। इराक की क्या राजधानी है, बगदाद है। ये जो देश है, इस देश का नाम है ओमान। भारत और ओमान के संबंध प्रायः मधुर ही है, इस समय भी मधुर है। ये जो खाड़ी है, इस खाड़ी को बोलते हैं फारस की खाड़ी। क्या बोलते हैं, फारस की खाड़ी। और चूंकि यह जो है, यह ओमान है, तो ये जो सागर है, इस सागर को बोलते हैं ओमान सागर। क्या बोलते हैं, ओमान सागर, ठीक।
फारस की खाड़ी, ओमान सागर, ये जो तंग सी जगह है इसको बोलते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज। क्या बोलते हैं? स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, यानी इसको बोला जाता है हॉर्मुज जल संधि। क्या बोला जाता है? हॉर्मुज जल संधि। परिभाषा आप जानते होंगे, जल संधि किसे कहा जाता है? संधि का मतलब क्या होता है? संधि का मतलब होता है योग। क्या होता है? योग। तो जल संधि का मतलब क्या हुआ भैया? ऐसा जगह जो कम से कम दो जल क्षेत्रों को क्या करे? मिलाए। तो हॉर्मुज क्या करता है? हॉर्मुज जल संधि का काम क्या है? हॉर्मुज जल संधि जो है फारस की खाड़ी और ओमान सागर को मिलाता है, ठीक है ना। फारस की खाड़ी और ओमान सागर का जो केंद्र बिंदु है वो क्या है? हॉर्मुज की खाड़ी है। परीक्षा में पूछा जाने वाला प्रश्न है, नोट कर लीजिए, बहुत ही महत्वपूर्ण है। हॉर्मुज की खाड़ी किसको जोड़ता है? फारस की हॉर्मुज जल संधि किसे जोड़ता है? फारस की खाड़ी और ओमान सागर को, ठीक है ना। किसको जोड़ता है? ओमान सागर को जोड़ता है। ठीक, इस सेंट्रल गल्फ रीजन को भी आपने समझ लिया। अब आपको जो समझना है वो समझना है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी के बारे में, क्योंकि प्रश्न जो बनाया गया है वो प्रश्न बनाया गया है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय कहाँ है। तो अब परमाणु ऊर्जा एजेंसी की बात आई है तो इसको भी समझ लीजिए, इसका काम क्या है। तो अंतर्राष्ट्रीय IAEA का नाम है इंटरनेशनल, क्या नाम है? इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी, और FR क्या हो जाता है? एजेंसी हो जाता है, यानी अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी, ठीक है ना। यह इसका पूरा नाम हो जाता है, शॉर्ट नेम क्या हो जाता है? IAEA। इसका मुख्यालय जो है वह है वियना में। कहाँ है? वियना में, यानी इस प्रश्न का सही जवाब है वियना। क्या सही जवाब है? वियना। इसका काम क्या है? इसका काम है, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का काम है परमाणु के शांतिपूर्ण उपयोग को बढ़ावा देना, ठीक है ना। शांतिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देना, ठीक है ना। परमाणु ऊर्जा के शांतिपूर्ण उपयोगों को बढ़ावा देना। अब आप बताइए कि परमाणु ऊर्जा के विध्वंसक रूप को तो आप जानते हैं कि परमाणु ऊर्जा का विध्वंसक रूप क्या हो सकता है? परमाणु बम हो सकता है, किसी भी देश के ऊपर छोड़ दें तहस नहस हो जाएगा। लेकिन इसी शक्ति का, इसी ऊर्जा का शांतिपूर्ण तरीकों के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। किसमें? बिजली बनाने में उपयोग किया जाता है। आप क्या करेंगे? न्यूक्लियर रिएक्टर बना दिए और उसमें जो है नियंत्रित तरीके से, ठीक है ना, कैसे? नियंत्रित तरीके से आप क्या कर रहे हैं? उसी ऊर्जा का उपयोग बिजली पैदा करने में कर रहे हैं। तो ये क्या हो गया? ये हो गया शांतिपूर्ण उपयोग। फिर आपने क्या किया? आपने जैसे कैंसर का उपचार है, तो कैंसर के उपचार में आप देखे होंगे, बड़े बड़े अस्पतालों में जाएंगे तो वहाँ एक न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट होता है। कौन सा डिपार्टमेंट होता है? न्यूक्लियर मेडिसिन डिपार्टमेंट, ठीक है ना। उसको बोलते हैं परमाणु दवाई विभाग, ठीक ना। अंग्रेजी नाम ही ठीक है, न्यूक्लियर मेडिसिन विभाग है। अब कैंसर क्या होता है तो आप जानते हैं, जो कोशिकाएं लगातार बढ़ती जाती हैं उसी को कैंसर कहा जाता है। अनियंत्रित कोशिकाओं के अनियंत्रित वृद्धि को क्या कहा जाता है? कैंसर बन जाता है। और कैंसर में क्या होता है? एक ट्यूमर होता है जिसको गांठ कह लीजिए, आप छोटे फॉर्म में क्या समझ लीजिए? गांठ समझ लीजिए। तो परमाणु जैसे आयोडीन है, आयोडीन का जो आइसोटोप है उसका उपयोग प्रायः जो है इस गांठ के उपचार में किया जाता है। इसकी जब मेडिसिन दे देते हैं तो यह मेडिसिन इस तरीके से होती है कि इसी गांठ को क्या करती है? धीरे धीरे नष्ट करती रहती है। तो परमाणु ऊर्जा का आपने देखा कि दूसरा शांतिपूर्ण तरीका क्या है? दवाइयों में इसका उपयोग किया जा सकता है। इसी प्रकार से परमाणु ऊर्जा के जितने शांतिपूर्ण उपयोग हैं उन सारे उपयोगों को बढ़ावा देने के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जो एजेंसी बनाई गई वो एजेंसी है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी। और उसका मुख्यालय कहाँ है? उसका मुख्यालय है वियना। इसका काम क्या है? इसका काम है परमाणु ऊर्जा का रेगुलेट करना, उसको विनियमन करना,
और इसके दुष्प्रभावों को, मतलब इसके गलत उपयोगों को रोकना, यह अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी का मुख्यालय है। लगभग 1954 से 57 के बीच जो है इससे गठन पर बातचीत हुई और 1957 के आसपास जो है यह गठित हो गया था। ठीक है ना। मुख्यालय कहाँ है? वियना में है, न्यूयॉर्क है या हनोई में नहीं है, इस बात को नोट कर लीजिएगा। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। आपने इस न्यूज़ की पूरी डीप एनालिसिस कर ली, पूरा आपने जान लिया, अमेरिका ईरान संबंधों को जान लिया, अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी को भी जान लिया। अब देखते हैं अगला प्रश्न है क्या। प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का महिला एकल वर्ग का मुकाबला किसने जीता? परीक्षा में आने वाला प्रश्न है, एक प्रश्न जरूर आता है। स्पोर्ट्स सेक्शन से एक प्रश्न आता है और देखा यह गया है कि उसमें जो है टेनिस वगैरह से प्राय सवाल आता है, क्रिकेट से कम आ जाए लेकिन टेनिस से सवाल आ जाता है। तो आप नोट कर लीजिए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 महिला एकल वर्ग का खिताब किसने जीता था? तो महिला एकल वर्ग का खिताब जीता है नाओमी ओसाका ने। किसने जीता है? नाओमी ओसाका ने। ठीक ना, सही नाम क्या है? नाओमी ओसाका। किसको हराया? इन्होंने हराया जेनिफर ब्राडी को। किसको हराया? जेनिफर ब्राडी। नाम नोट कर लीजिए। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि ऑस्ट्रेलियन ओपन महिला एकल वर्ग की उप विजेता कौन थी, तो आप बताएंगे जेनिफर ब्राडी। यानी नाओमी ओसाका ने जेनिफर ब्राडी को ऑस्ट्रेलियन ओपन के सिंगल्स में हरा करके खिताब क्या कर लिया? जीत लिया। ठीक ना। चलिए अगली न्यूज़ देखते हैं। अगली न्यूज़ भी इसी ऑस्ट्रेलियन ओपन से संबंधित है। प्रश्न है ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 का पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? ठीक है ना, पुरुष एकल वर्ग का खिताब किसने जीता? तो जानते हैं ऑस्ट्रेलियन ओपन, यूएस ओपन, स्विस ओपन, उसमें कई वर्ग होते हैं। जैसे पुरुष ओपन, पुरुष एकल्स होता है, मतलब मेंस सिंगल्स होता है, वुमेन्स सिंगल्स होता है, और क्या होता है? डबल्स होता है। तो प्राय सिंगल्स वाला प्रश्न जो है बहुत पूछा जाता है। तो 2021 का पुरुष एकल का खिताब किसने जीता? तो पुरुष एकल का खिताब जीता है नोवाक जोकोविक ने। किसने जीता है? नोवाक जोकोविक ने। ठीक है, यह इनका नाम है। सही विकल्प क्या है? रोजर फेडरर नहीं जीता, राफेल नडाल ने नहीं जीता, बर्नी सैंडर्स नहीं जीता। इनमें से कोई नहीं क्या है सही जवाब है, क्योंकि नोवाक जोकोविक का नाम नहीं लिखा गया है। ऑस्ट्रेलियन ओपन 2021 के पुरुष एकल वर्ग खिताब के विजेता जो है वो है नोवाक जोकोविक। ठीक है ना, इनका नाम इस लिस्ट में नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं ऑप्शन सही है। ठीक, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न क्या है? न्यूज है केंद्र सरकार ने दी 118 उन्नत स्वदेशी अर्जुन टैंकों समेत 13,700 करोड़ के हथियारों की खरीद को मंजूरी। आपने अखबार उठाया, आप न्यूज पढ़ा, आप भूल गए कि इसमें से परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टर्म क्या है। परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण टर्म ये है कि ये जो हथियारों की खरीद हो रही है इसको मंजूरी कौन दे रहा है? भारत सरकार में ऐसी कौन सी एजेंसी है या ऐसा कौन सा व्यक्तित्व या ऐसे कौन से व्यक्तियों का समूह है जो इस रक्षा खरीद पर निर्णय लेता है, डिसीजन लेता है कि क्या खरीदना है क्या नहीं खरीदना है, सेना के लिए आगे आने वाले 25 वर्षों में किस चीज़ों की जरूरत पड़ेगी, कौन से जो है हथियारों के निर्माण को बढ़ावा दिया जाए। तो ये सब का इन सब का जो निर्णय लिया जाता है, इन सब का निर्णय लिया जाता है रक्षा खरीद परिषद में। किस में लिया जाता है? रक्षा खरीद परिषद में। इसको नाम अंग्रेजी में बोलते हैं डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। क्या बोलते हैं? डिफेंस एक्विजिशन काउंसिल। यह निर्णय लेती है कि आने वाले समय में सेना के लिए, थल सेना, नौसेना, वायुसेना, मतलब पूरे डिफेंस सिस्टम के लिए किस चीज़ की जरूरत पड़ेगी, क्या हथियार खरीदा जाए, कैसे जो है पूंजीगत परिवहन किया जाए, कैपिटल कैसे जो है खर्च किया जाए। तो बड़ा सा ही एक बेसिक प्रश्न बन जाता है कि इस रक्षा खरीद परिषद का अध्यक्ष कौन होता है। ठीक है ना, इस रक्षा खरीद परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? थल सेना अध्यक्ष होते हैं, रक्षा मंत्री होते हैं, प्रधानमंत्री होते हैं या राष्ट्रपति होते हैं। ठीक, तो ध्यान दे लीजिएगा, इस रक्षा खरीद परिषद का जो अध्यक्ष होता है वह होता है रक्षा मंत्री, क्योंकि यह उसके मंत्रालय का काम है। रक्षा मंत्रालय का काम है कौन कौन से रक्षा उपकरण खरीदे जाएंगे, तो उसका अध्यक्ष कौन होता है? रक्षा मंत्री होता है। और इस रक्षा खरीद परिषद में रक्षा मंत्री के अलावा एक तो चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ शामिल होते हैं। कौन शामिल होता है? चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ। आपसे अगर पूछ लिया जाए कि भारत के वर्तमान चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ कौन है, तो आप बताएंगे कि जनरल विपिन रावत जो है इस समय भारत के चीफ ऑफ डिफेंस स्टाफ है। दूसरा शामिल जो होते हैं उनको बोलते हैं चीफ ऑफ नेवल स्टाफ। ठीक है ना, नेवल स्टाफ।
मतलब कह लीजिए कि जल सेनाध्यक्ष कौन है, तो आप बताएंगे जल सेनाध्यक्ष हैं कौन, करमबीर सिंह। फिर चीफ ऑफ जो है एयर स्टाफ होता है, मतलब वायु सेनाध्यक्ष कौन है, तो वायु सेनाध्यक्ष आप बताएंगे कि राकेश सिंह भदौरिया है। और पूछा जाएगा थल सेनाध्यक्ष है कौन है, तो आप बताएंगे एम नरवणे यानी मनोज मुकुंद नरवणे हैं। तो ये सब क्या होते हैं, ये सब इस रक्षा खरीद परिषद के सदस्य होते हैं। इनके अलावा जो है डिफेंस सेक्रेटरी शामिल होते हैं, और डिफेंस सेक्रेटरी के अलावा अन्य जो खरीद परिषद है उसके भी सचिव शामिल होते हैं। तो यह मतलब एक बड़ी सी एक काउंसिल होती है जिसमें लोग बैठते हैं और डिसीजन लेते हैं कि आगामी आने वाले कई वर्षों तक के लिए भारत को जो है किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ेगी, भारत को जो है किन किन उपकरणों की जरूरत पड़ने वाली है, तो उसके संबंध में रक्षा खरीद परिषद निर्णय लेती है। चलिए अगला समाचार देखते हैं। अगला समाचार क्या है, अगला समाचार है FATF को लेकर के। FATF की काली सूची में डालने के लिए पेरिस में प्रदर्शनकारियों ने पाक की करतूतों को किया उजागर। पाक का मतलब पाकिस्तान की करतूतों को क्या किया गया, उजागर किया गया। पाकिस्तान की करतूतों को लेकर के FATF के मुख्यालय के बाहर कुछ लोगों ने प्रदर्शन किया कि पाकिस्तान को ग्रे लिस्ट से उठा करके इस बार ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, ठीक है ना, क्या कर दिया जाए, ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए। अब आपके सामने दो मुद्दे होंगे कि ये FATF क्या होता है, इसका मुख्यालय कहाँ है, क्या चर्चा इसमें चलती है, ठीक है ना। तो भैया FATF मतलब शॉर्ट फॉर्म यहाँ भी दिया है, FATF यहाँ भी लिखा है। तो FATF का पूरा नाम होता है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। क्या नाम होता है, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। हिंदी में अगर आप थोड़ा सा समझना चाहें तो हिंदी टर्म तो दिया नहीं रहता है, लेकिन इसको हिंदी में कहते हैं वित्तीय कार्यबल, ठीक है ना। वित्तीय कार्यबल जो है 1989 में G7 देशों के आह्वान पर गठित किया गया था, ठीक है ना। ग्रुप ऑफ 7 देशों के आह्वान पर गठित किया गया था। इसलिए गठित किया गया था ताकि मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों के लिए, मनी लॉन्ड्रिंग जैसे अपराधों के लिए एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी बन जाए जो इस मनी लॉन्ड्रिंग को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर क्या करे, रोक दे। बाद में 2001 में इसका काम मनी लॉन्ड्रिंग के अलावा टेरर फाइनेंसिंग को लेकर के भी हो गया कि जो आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं, फाइनेंसिंग, ठीक है ना, जो आतंकवाद का वित्त पोषण करते हैं, ऐसे जो देश हैं, ऐसे जो संगठन हैं, उनको पर ही क्या करना है, उन पर भी काबू पाना है। तो ये FATF क्या है, FATF एक इंटर गवर्नमेंटल एजेंसी है, अंतर सरकारी एजेंसी है, जिसका गठन 1989 में G7 देशों के आह्वान पर हुआ था। FATF का काम क्या है, FATF का काम है मनी लॉन्ड्रिंग और टेरर फाइनेंसिंग यानी आतंकी वित्त पोषण को रोकना, ऐसे खातों का पता लगाना जिसका उपयोग क्या होता हो, आतंकवादी गतिविधियों में पैसे प्रमोट करने के लिए होते हो, तो उन खातों को पूरी तरह से सीज कर देना, या ऐसे देशों पर प्रतिबंध लगाना जो क्या करते हो, आतंकवाद का समर्थन करते हो। तो आप जानते हैं आतंकवाद का एक समर्थक देश पाकिस्तान है। तो इस समय पाकिस्तान को जो है आतंकी गतिविधियों को प्रमोट करने के लिए FATF ने ग्रे लिस्ट में रखा हुआ है, ठीक है ना। अब मांग ये की जा रही है कि पाकिस्तान को उठा करके ब्लैक लिस्ट कर दिया जाए, यानी पाकिस्तान के आर्थिक गतिविधियों को पूरी तरह क्या कर दिया जाए, एकदम बंद कर दिया जाए, रोक दिया जाए, तब ये देश क्या होगा, सुधरेगा, ठीक है ना। तो आपके लिए परीक्षा के लिए जो महत्वपूर्ण बात है, वह परीक्षा के लिए महत्वपूर्ण बात यह है कि FATF का मुख्यालय कहाँ है, तो FATF का मुख्यालय है पेरिस में, ठीक है ना। FATF का मुख्यालय कहाँ है, पेरिस में है। तो इन सारे प्रश्नों के साथ जो है इस आज के करंट अफेयर सीरीज को, इस करंट अफेयर की सीरीज से अलविदा चाहेंगे। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया हो तो आप चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लें। और एक खास बात यह है कि इलाहाबाद में ऑफलाइन सेंटर ओपन होने वाला है, तो जो सगे संबंधी, जो मित्र यार इलाहाबाद में पढ़ना चाहते हैं वो 97 93 37 10 24 पर अभी से जो है व्हाट्सअप करके एटलीस्ट अपना सीट क्या कर लें, बुक करवा लें, ठीक है ना, क्योंकि सीटें जो है वो ऑफलाइन की बहुत सीमित है। ठीक है, धन्यवाद, नमस्कार।